में 12 साल बाद फिर से कुंभ लगने जा रहा है। इस कुंभ को लेकर शासन और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। लगातार कार्य चल रहे हैं, प्रगति पर भी चल रहे हैं, रोड बनाई जा रही हैं, गेट बनाए जा रहे हैं, घाट बनाए जा रहे हैं। तमाम सारी व्यवस्थाएं उन लोगों के लिए की जा रही हैं जो कि बाहर से आने वाले हैं और वृंदावन में यमुना स्नान करने आ रहे हैं, क्योंकि हर 12 साल बाद वृंदावन में कुंभ लगाया जाता है और यहीं से कुंभ की शुरुआत होती है। कहा तो यह जाता है कुंभ की पहली बैठक वृंदावन में होती है, इसके बाद में फिर हरिद्वार और हरिद्वार के बाद में अन्य जगहों पर कुंभ प्रारंभ हो जाता है, लेकिन जो प्रथम बैठक कही जाती है वो वृंदावन में ही कही जाती है। आज कुंभ के मात्र अगर मैं दिन की बात करूं तो आज से मात्र 22 दिन बाद कुंभ का जो शुभारंभ है वो हो जाएगा। यहाँ पर ध्वजारोहण के माध्यम से कुंभ का शुरुआत हो जाएगी आज से केवल 22 दिन बाद। तैयारियां किस तरीके की हैं उसका निरीक्षण करने के लिए आज अंदर चलते हैं। क्या क्या तैयारियां अभी तक हो चुकी हैं कुंभ मेले को लेकर और क्या व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की गई हैं। आइए चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं नज़ारा। इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मेरे साइड में जो एक गेट बन रहा है, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी कार्य चल रहा है। आज से मात्र 22 दिन रह चुके हैं कुंभ मेले को लेकर। 16 फरवरी को कुंभ का उद्घाटन किया जाएगा। अब अभी यह कहना भी मुश्किल है कि उस उद्घाटन करने में कौन कौन अधिकारी या जो हमारे राजनेता हैं उत्तर प्रदेश के या भारत सरकार के कौन उपस्थित होंगे, लेकिन फिर भी 16 तारीख को उद्घाटन तो होना है। तो लेकिन अभी व्यवस्थाओं की बात करूं तो गेट से ही ऐसा लगता है कि अभी व्यवस्थाएं संपूर्ण नहीं हो पाई हैं, क्योंकि पत्थर अभी तक गेट पे नहीं लगे हैं। अभी बल्लियां और जो पाइप हैं वो लगे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि बड़ी कछुआ गति से कार्य चल रहा है। लेकिन चल तो रहा है क्योंकि कुंभ मेले को बृहद बनाना है। संत समाज की लगातार मांग है और संत समाज की मांगों को पूरा करना प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि 12 साल इंतजार के बाद जब वृंदावन में कुंभ लगाया जाता है तो स्वतः ही संत समाज में और वृंदावन के जो रहवासी जो लोग हैं उन लोगों में ये अपेक्षाएं रहती हैं कि अब की बार जो कुंभ मेला लगे वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर लगे। आइए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या तैयारियां हैं अभी कुंभ मेले में को लेकर। तो आप दृश्यों में देख रहे होंगे कि किस तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अगर अभी एंट्री गेट की बात करूं तो जो रोड आप देख रहे हैं अभी तक इस रोड का समतलीकरण भी नहीं हुआ है, जबकि यहां अभी पक्का रोड बनना है, लेकिन अभी तक यहां पर मिट्टी का ही समतलीकरण नहीं किया गया है। चलते हैं अभी तो आगे, अभी तो शुरुआत की है। आप देख सकते हैं कि चारों ओर अभी भी कटीली झाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। स्टार्टिंग में तो अभी झाड़ियाँ भी समाप्त नहीं हुई हैं। इसके बाद आप आगे बढ़ के देखते हैं और क्या क्या मिलता है इस रोड पर। तो अभी आपने देखा कि समतलीकरण नहीं हुआ है। अभी यहाँ जो आपको ये दिख रहा है, जो ट्रैक्टर जो समतलीकरण कर रहा है, यही वो अभी कुछ मीटर की दूरी पर ये समतलीकरण का कार्य स्टार्ट हुआ है। जबकि अभी 22 आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो मात्र 22 दिन कुंभ मेले में रह चुके हैं। 23वें दिन तो कुंभ मेले का उद्घाटन होना है, शुभारंभ होना है, लेकिन अभी तक केवल समतलीकरण भी नहीं हुआ है। अभी जगह जगह पर गड्ढे पड़े हुए हैं। रोड अभी आप देख सकते हैं चारों ओर सफाई व्यवस्था के साथ साथ में गड्ढे की व्यवस्थाएं भी नहीं है। गड्ढे पूरे जैसे कि तैसे हैं, अभी समतलीकरण नहीं हुआ है। रोड अभी तक नहीं बना है, रोड में अभी कोई तैयारियां नहीं हुई है, गिट्टी बिछी नहीं है। कुछ जो आप अभी देख रहे हैं दृश्य, कुछ मीटर तक ही ये गिट्टियाँ बिछी हुई हैं, बाकी का और तो कहीं पे भी जो करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का जो रोड है उस रोड पर कहीं भी गिट्टियों की व्यवस्था नहीं है। अभी तो गिट्टी देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन अभी थोड़ी दूरी के लिए यह गिट्टियाँ दिख रही हैं। तो अभी आप रास्ता देख रहे थे, रास्ते में अभी तक तैयारियां पूर्णतः रूप से नहीं हुई हैं, अभी भी आधी अधूरी व्यवस्थाएं पड़ी हुई हैं। लेकिन अभी भी लोगों को आस है कि शायद जल्द ही जब 16 फरवरी आने वाली है तो 16 फरवरी से शायद कुंभ मेला प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं हैं। अभी हम इस समय जहाँ खड़े हुए हैं, ये देवरा बाबा घाट कहा जाता है, यहाँ घाट का निर्माण किया जा रहा है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं कि बल्ली लगाकर तैयारियां शुरू कर दी हैं, मट्टियां लगा दी हैं, साथ में पॉन्टून पुल भी बना दिया गया है। मैं आपके अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा कि एक बार ज़रा दिखाएं हमारे दर्शकों को कि यहाँ पॉन्टून पुल बन चुका है, जो कि कुंभ मेले से आए हुए जो श्रद्धालु हैं या जो तीर्थयात्री हैं वो यहाँ जो आएंगे वो लोग इस पुल के माध्यम से देवरा बाबा मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। इसके उद्देश्य से यह पुल बनाया गया है। काफ़ी अच्छा बनाया है पुल तो, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएँ अभी तक परिपूर्ण नहीं है। यहाँ कुछ वृंदावन के गणमान्य व्यक्ति खड़े हुए हैं, तमाम सारे जो वृंदावन के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वो यहाँ खड़े हुए हैं। चर्चाएं करते हैं इन लोगों से कि क्या व्यवस्थाएं अभी तक वृंदावन के जैसा सोचा था वृंदावन के लोगों ने कि यह जो कुंभ मेला है ये जिस तरीके का होना चाहिए था, क्या उसी तरीके की तैयारियां चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तो इस वक्त हमारे साथ ब्रजेश गलीवाले जी हमारे साथ मौजूद हैं, वृंदावन में चर्चित हैं और सभी लोग जानते हैं।
चाहे फेस से चाहे नाम से कोई भी, और अक्सर इनको नाम से तो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन गली वालों के नाम से सब लोग जानते हैं। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। वृंदावन में कुंभ लगने वाला है, आज से केवल मात्र 22 दिन रह चुके हैं। कैसी तैयारियां चल रही हैं और क्या कहेंगे आपने जहां देखा होगा कि क्या तैयारियां हैं प्रशासन की अभी तक? कुछ तैयारी तो आपको स्वयं में दिख रही होंगी। 22 दिन मात्र बाकी रह गए हैं और मैं समझता हूं कि 20% भी यहाँ भी कोई काम हुआ नहीं है। सड़कें इसी प्रकार से पड़ी हुई हैं, न मेन सड़कें बनी न उनको जोड़ने वाली सड़कें बनी। विद्युत खंभे मात्र भी खड़े हो गए, उनमें तार टाइनें भी अभी नहीं डली हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो यहाँ काफ़ी देर से रोज़ाना का यहाँ आना रहता है, क्योंकि यहीं भजन संध्या होती है अपनी शाम को, तो भजन करते हैं, यहाँ देख रहे हैं उस चीज़ को। और काफ़ी वेदना भी हो रही है कि वृंदावन के कुंभ को आखिरकार समझा क्या इन लोगों ने। मैं कभी यहाँ सुन रहा था, एक दिन चर्चा हो रही थी कि इसको समागम का नाम ले दिया है। अरे भाई ये समागम कैसा है? हम तो कम से कम 5वां कुंभ तो ये मेरा है। इससे पहले आज हमारे ताऊ जी भी मौजूद हैं, उनकी करीब करीब 86-87 साल की उम्र है और सन 50 का उन्होंने कुंभ देखा। वो कुंभ प्रेमा विद्यालय के सामने लगा था। तो ऐसा तो नहीं है 12 साल में पड़ता, किसी कारण से कोई व्यवस्था रही होगी या कोई नकद रहा हो, उसकी वजह से सबकी बार 11 साल में हो रहा है। लेकिन वो अलग वस्तु है। सबसे बड़ी स्थिति है कि यहाँ पर अभी तक लोगों के कोई शौचालय या बाथरूम के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं हुई है, वो जबकि बहुत नितांत आवश्यक है। क्या खुले में शौच जाएंगे? यदि इस प्रकार की कोई व्यवस्था हुई तो वो शौच यमुना नदी में जाएगा। यमुना नदी का ये हाल है कि मैं पिछले कुंभ पे मुझे खूब याद था, तो काफ़ी संत हल्ला मचा रहे थे कि यमुना में जल नहीं आ रहा, यमुना में जल नहीं आ रहा, यमुना में जल नहीं आ रहा है। जबकि अब तक कम से कम 4 बार यमुना जी में जल प्रवाह हो जाना था। जो सारी जो ऊपर से जो गंदगी पड़ी हुई है, ये सिल्ट जो जमा हो रही है, सिल्ट निकल जाती और लोगों को स्नान के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध हो जाता। वो भी व्यवस्था नहीं है। आप देख रहे हैं क्या स्थिति है, बड़ा दुख का विषय है। उससे ऊपर क्या कहें हम। मतलब अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन का कुछ ढील रवैया सा चल रहा है, मैं कहूँगी कछुआ चाल जैसा चल रहा है। कुंभ की भांति शायद वृंदावन के कुंभ को या तो प्रशासन ले नहीं रहा है, या वो ये सोच रहा है कि ठीक है व्यवस्थाएं चल रही हैं, कर देंगे व्यवस्थाएं, हो जाएंगी व्यवस्थाएं। क्योंकि अगर रवैया देखा, अभी तक गेट तैयार नहीं हुआ है, सड़कें नहीं बनी हैं, आज से मात्र 22 दिन रह गए हैं, टेंट की कोई व्यवस्था नहीं है, बिजली के खंभे नहीं लगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो कि संत समाज की एक डिमांड थी कि हमारे हर टेंट में जहाँ जहाँ संतों के जो टेंट लगाए जाएंगे, उन सब टेंटों में 10 लैट्रिन और बाथरूम की व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, जिसके लिए सीवर लाइन डलनी थी। ना तो वो भी लाइन डली है सीवर की, जिससे कि जो बाथरूम है, जो संत समाज जो लैट्रिन बाथरूम बनवाएगा वो कनेक्ट हो सकें। तो इसका मतलब जो श्रद्धालु आएंगे वो बाहर खुले में शौच जाएंगे। एक तरफ तो ये लोग स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं और वहीं दूसरी ओर ऐसी व्यवस्थाएं होंगी तो क्या स्वच्छ भारत अभियान चलेगा? यही बात तो मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पर शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। आज से पहले 3-3 महीने पहले संतों के लिए भूमि आवंटित कर दी जाती थी और टेंट बन करके लगभग तैयार हो जाया करते थे। उसमें हेडपम्प की, उस समय तो हेडपम्प की व्यवस्थाएं हुआ करती थी। अब तो खैर पाइप लाइन डालेंगे, क्या डालेंगे ये तो ये वो जानते हैं, परंतु 2-2, 3-3 हेडपम्प एक अखाड़े वाले को या जो लोग लगाते थे उनको मिल जाता था। उसी में लैट्रिन की व्यवस्थाएं होती थी, उसकी अलग से पाइप लाइन गिर करके ये व्यवस्थाएं होती थी। अब इतनी लंबी व्यवस्था कितनी जल्दी ये लोग कर पाएंगे, कैसे करेंगे, ये मेरी समझ से बहुत बाहर हो रहा है। मुझको तो आप कह रहे हैं कछुआ चाल, मुझको तो कोई चाल ही नज़र नहीं आ रही है। कछुआ तो एक जानवर तब भी है, वो कछुआ की चाल तो लक्ष्य होता है उसका, एक होता है, इसकी तो कोई चाल ही नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, अब यहाँ देवरा बाबा के लिए पुल बना दिया गया है, ये तैयार कर दिया गया पहले ही। इसके बाद क्या पहले मंदिर इसका वृंदावन के कुंभ का और देवरा बाबा मंदिर से कोई लिंकअप है या फिर दर्शन के लिए इसमें लोग जाते हैं, कोई इसकी मान्यता है इस जगह की? ऐसा है कि पहले से ये देवरा बाबा संत रहे और राष्ट्रीय संत रहे, लेकिन ऐसा तो नहीं था। लेकिन अब ये कि अब नया जो चालू बना दिया है पुल, तो ये तो परे है, कुंभ से तो उसका परे है। इसको तो जाने कैसे सरकार ने इनको पास किया है,
ये तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये यहाँ तो पब्लिक आएगी नहीं, पब्लिक रहेगी पीछे, तो इसके विषय में तो नहीं कहा जा सकता है। स्नान के लिए घाट बना दिए गए हैं पक्के, क्या आप उन घाटों को देखने के बाद में खुश हैं कि हाँ वाकई में घाट अच्छे बनाए हैं? घाटों की व्यवस्था क्या है, कहाँ पे अच्छे बने? अभी तो घाट बने भी नहीं हैं, बनेंगे जब तो दिखेंगे। जब तो कुछ तैयारियां पल्लंग की उधर की तरफ करवा दी गई हैं जिसमें कि घाट बन रहे हैं, तो क्या व्यवस्थाएं ठीक हैं घाटों में स्नान? पानी ही नहीं है पहले तो यमुना में, तो घाट तो तब करेंगे। इससे पहले पानी तो आए, 2-4 बार पानी आए, जो सेल टकरे तब तो स्नान वहाँ होंगे। जब पानी नहीं है तो स्नान काय में करेंगे? घाटों का क्या करेंगे? घाटों का महत्व, घाट पे पानी नहीं तो घाट काय का? पानी होगा तो घाट होगा, जब पानी नहीं है तो घाट नहीं है। यमुना शुद्धिकरण के तमाम सारे वादे किए गए, अब लंबी एक लिस्ट बनाई गई, उसके लिए मंत्रालय अलग से बना दिया गया कि यमुना शुद्धिकरण होगी, गंगा शुद्धिकरण होगा। लेकिन अगर धरातल की बात करें तो क्या वर्षों हो गए, 3 साल करीब इसको सरकार को बीत गए, एक 5 साल का कार्यकाल पहले रह चुका है, 2 साल अब ये होने वाले हैं, तो क्या इन 5-7 सालों में क्या गंगा या यमुना शुद्धिकरण हुई? ये तो आपके सामने सदृश्य है, मतलब इसमें तो कोई छुपा भी नहीं है। जल का बहाव नहीं है, अगर इसमें उतर जाओ तो कीचड़ इतनी है कि मतलब वो धोने से भी साफ नहीं हो गए। वो तो हमारा भाव है, कोई वृंदावन है भक्ति की जगह, और भक्ति में टोटल समर्पण होता है। तो माँ है, कुछ तो हो जाए तो भी माँ है, उसको निकाला तो नहीं जा सकता है। तो हमारी ब्रजवासियों की बात तो ये है कि चाहे वो बिल्कुल सिल्ट हो उसमें, तो वृंदावन का श्री जी का स्वरूप तो अलग है, अपने आप में दिव्य है, तो हम तो जल ले लेंगे। लेकिन जो तीर्थालु आते हैं उनके ऊपर क्या मैसेज जाएगा, बाहर के लोगों के ऊपर क्या मैसेज जाएगा, ये विचारणीय प्रश्न है कि इतना पैसा सरकार ने अलॉट भी किया, सारी व्यवस्था ही हुई, पानी की कोई मतलब बहाव ही नहीं है, रुका हुआ पानी और खाली सिल्ट, शहर की गंदगी इसमें, और दिल्ली से लेकर यहाँ तक की सारी गंदगी इसमें, और कुंभ का पर्व आयोजन कैसे होगा, ये बहुत बहुत सोचने की बात है। ये जैसे कुछ कह रहे थे अभी आप? ये कह रहा था, जैसे भाई कह रहे थे कि माँ तो माँ ही होती है, इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है, कुछ तो हो जाए तब भी माँ होती है। बात तो इस बात पर हंसी आती है, पहले एक बार आंदोलन चला था यमुना में जल लाने का, और वो हरियाणा से उसका जल आना था, तो पहले कह रहे थे हरियाणा में फलाने की गवर्नमेंट है, यूपी में फला गवर्नमेंट है, सेंट्रल में फला गवर्नमेंट है। अब तो सारी जगह आपकी गवर्नमेंट है, तब भी पानी क्यों नहीं आया? और ताकतवर प्रधानमंत्री, ताकतवर हमारा मुख्यमंत्री, ताकतवर, तो उसमें भी इसमें पानी नहीं आ पाए, ये तो बड़ा शर्मनाक बात है। अच्छा, कुंभ मेले की तैयारियां तो बहुत बेहद रूप से कराई जा रही हैं, बहुत सारी बातें कहीं गई कि घाट बनेंगे, बहुत अच्छा रोड मैप होगा, रोड बनेंगे, पंडाल बहुत अच्छे बनाए जाएंगे, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से की जाएंगी। लेकिन अगर यमुना की बात करें, क्योंकि देखिए जितने भी लोग या संत समाज या जो लोग आएंगे उनका आस्था का केंद्र केवल यमुना जी होगा, क्योंकि वो लोग स्नान करने यमुना जी के लिए ही आएंगे। कुंभ का महत्व ही यमुना जी है, स्नान करना ही महत्व बताया जाता है। तो जब स्नान कैसे करेंगे, ये कोई यमुना जी कहाँ दिखती हैं? ये देखो, हमारे यहाँ एक कहावत है बंगाली में, कष्ट कर ली कृष्ण प्राप्ति जी। तो ये वृंदावन मैंने बोला पहले भी कि भक्ति की जगह है। तो रही बात हम ब्रजवासियों की या आसपास के जो मतलब हमारे सभी ग्रामीण अंचल वाले लोग हैं जी। तो उनको इस व्यवस्था से ज़्यादा वो नहीं है जी। हम तो चाहे किसी भी कंडीशन हो, अगर कुंभ है तो हमको पर्व का स्नान करना है तो करना है, अब करेंगे, चाहे यमुना गंदी है, चाहे कोई व्यवस्था है या नहीं है। लेकिन सरकार के लिए क्या मैसेज जाएगा ये आपको देखना है। आपने इतना पैसा अलॉट किया, या तो नहीं करते, किया है तो उसकी व्यवस्थाएं सुचारू करते। मुझे नहीं लग रहा है किसी भी कंडीशन में 24 आवर्स वर्क चले और ये व्यवस्थाएं हो जाए, नहीं हो सकती है, नेवर पॉसिबल। आप सिर्फ गंदगी का ढेर और यहाँ बीमारियों को वृंदावन में निमंत्रण दे रहे हैं। आप आयोजन आपको इस तरीके से नहीं करना था तो उसकी व्यवस्थाएं आपको टाइम से करनी थी। आप पब्लिक का पैसा है उसको नष्ट कर रहे हैं, बड़ा आत्मिक वेदना होती है। और अभी न तो कोई सड़क बनी है, न जगह अलॉट हुई है, अखाड़े कैसे लगेंगे? कब आप 16 फरवरी को उद्घाटन है, चलो सड़क नहीं बनी, आदमी जिसको आया है पर्व का स्नान करना है वो तो करेगा, एनी हाउ किसी भी कंडीशन में करेगा, उसका कोई मतलब, क्योंकि यहाँ आसपास के ग्रामीणों के ब्रजवासी लोग आते हैं, उनको इस सब चीज़ से दिखावे से कोई सरोकार नहीं है। बट आप जो सन्यास, जो साधु हमारे संत
जो आगे आएंगे उनके लिए जगह अलॉट नहीं है, उनको तंबू वो कैसे रहेंगे इस सर्दी में, उसमें व्यवस्था में कैसे रहेंगे, ये एक विचारणीय प्रश्न है। आपने उनको जगह अलॉट नहीं की, उनकी व्यवस्था नहीं की। कल आप उनको मतलब उनके जो भक्त आते हैं, शिष्य आते हैं, ये सारी व्यवस्थाएं वो कहाँ उसको वेस्टेज को फेंकेंगे या कहाँ वो तैयार होंगे, शौच वगैरह जाएंगे, तो ये सारी व्यवस्थाएं अभी तक नहीं हुई है। तो ये कैसे होगा? 16 तारीख को उद्घाटन हुआ, तो लेकिन 16 तारीख तक तो कितने संतों के टेंट तैयार हो जाते थे, कितने पंडाल बन जाते थे। किसके लिए आएगा? क्या देखने आएगा? देखने को तो कुछ नहीं है। बिल्कुल, अभी भी लोगों के मन में ये वेदना तो है क्योंकि अभी तक व्यवस्थाएं परिपूर्ण नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात है, चलिए कुंभ मेले में जिस तरीके से भाई साहब बता रहे थे अभी कि सड़कें तो चलो बनती रहती, जिसको स्नान करने आना है वो बिना सड़क के भी आ जाता, लेकिन सबसे बड़ी बात कि व्यक्ति को शौच जो दिनचर्या है उसको तो करना उसका अनिवार्य है। वो दिनचर्या करने कहाँ जाएगा? अभी तक सीवर लाइन नहीं डली है। संत समाज की विशेष करके ये मांग थी कि इस पूरे कुंभ मेले में सीवर लाइन डाली जाए, जिससे कि हमारे सब पंडालों में 5 से 10 लैट्रिन और बाथरूम बनाए जाएं, क्योंकि जो श्रद्धालु आएंगे वो हज़ारों की संख्या में आएंगे। अच्छा, इसकी एक चर्चा कर लेते हैं। ब्रजेश जी, आपने अभी तक करीब 4 या 5 कुंभ देख चुके हैं। आप जिस तरीके से बता रहे थे 20 लाख को स्नान, आप 50 लाख को स्नान। सन 77 से मुझे पूरी तरीके से आया। उस समय मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, प्रेमा विद्यालय में जी। तो करीब 5वां आपका ये कुंभ है। 74 से अगर लगाया जाए तो 5वां कुंभ आपका ये पड़ने वाला है। तो इस 5वें कुंभ में अगर 4 कुंभ आपने जो पहले देखे उसमें भीड़ की बात करें या जनसमूह की बात करें तो करीब कितना रहता है और कितना रस रहता है वृंदावन में? मैं आपको क्या बताएं, इसमें 3 स्नान इतने ज़बरदस्त होते हैं। एक शिव चतुर्दशी का स्नान और अमावस्या का। और कितने लोग बाहर से आएंगे वो तो अलग बात है। ये हमारा ब्रजमंडल इस तरीके से आता है, इस तरीके से आता है। मैं समझता हूँ कि गांव में कोई लोग बाकी रहते हैं या तो नहीं रहते हैं। उसके बाद एक रंग भरनी एकादशी होती है, उस पर साधारण रूप से भी रंगभरनी एकादशी में, यदि बलराम जी आप काफ़ी दिन से इस कार्य को कर रहे हैं, बिल्कुल परिक्रमा पूरी भर के चलती है उस वक्त। और उस दिन यहाँ शाही सवारी निकलती है, शाही सवारी निकलती है और वो पूर्ण का समापन है, कुंभ का पूर्ण समापन है। उस दिन तो यहाँ तिल रखने की जगह नहीं मिलती। वृंदावन शहर और मैं समझता हूँ कि 50 लाख कह दिया जाए तो अतिशयोक्ति होगी। 1 करोड़ से ऊपर आदमी आएगा। अतिशयोक्ति होगी। 50 लाख से तो पहले ऊपर था, अब तो जनरेशन बढ़ भी गई है और काफ़ी लोगों की स्थितियाँ साधन संपन्न हो गए। तो 1 करोड़ भी हो जाए तो कोई बड़ी बात मत समझिए। तो क्या आपको लग रहा है इन व्यवस्थाओं को देखते हुए, अगर मन में सोचा जाए, क्योंकि आपने उस समय की व्यवस्थाएं भी देखी होंगी, अब जो इस समय जो व्यवस्थाएं ये प्रशासन द्वारा या शासन द्वारा की जा रही हैं, क्या इनको देखकर आपको लग रहा है कि ये संभाल पाएंगे इतनी बड़ी जो भीड़, जो एक जनसैलाब उमड़ेगा? पिछली बार कौन डीएम थे, ये नाम याद नहीं है, कोई शुक्ला थे, वो जहाँ भी हैं, जिस पद पर भी हैं, उनको मैं साधुवाद देता हूँ। उन्होंने जिस तरह की व्यवस्था की थी, आज भी वो प्रशंसा के पात्र हैं। और उन्होंने पहली बार एक परीक्षण किया वृंदावन के जनमानस के भक्ति को देखते हुए कि शाही सवारी उन्होंने शहर में होकर के निकलवाई। इसके बाद वो परिक्रमा में परिवर्तित हुई, वो परिक्रमा की और इतनी सुंदर व्यवस्था हुई थी। यदि किसी पर उस गाइडलाइन पे चलें और उन पुराने संतों के साथ बैठ कर के उसका विचार विमर्श किया जाए तो मैं समझता हूँ कि 1 करोड़ भी आ जाए तो वृंदावन में कुछ होने वाला नहीं है। और रही वृंदावन की बात, वृंदावन का हर मोहल्ला, आप किसी भी मोहल्ले को उठा लीजिए, हर मोहल्ला यमुना जी से टच है, वो सीधा आता है। तो वृंदावन पर दबाव ज़्यादा नहीं बनेगा, शहर में दबाव नहीं बनेगा। ये यमुना जी की, श्री कृष्ण जी की कृपा वृंदावन के ऊपर है कि उस पर कोई ऐसा दबाव होने वाला नहीं है, कोई अनहोनी। मैंने तो सन 74 के कुंभ का मुझे याद है कि एक हाथी और कुछ विचलित हो गया था, उसने जितने भी खम्भे थे शहर में भी घुस गया था, उसने खम्भे को इस तरीके से घुमा दिया था, धनुष बना दिया। और प्रभु की लीला है कि उस समय भी कोई अनहोनी नहीं है। हाँ, तो वृंदावन में कोई हानि तो होनी नहीं है। तो इसकी तो राधा रानी की, कृष्ण जी की पूरी कृपा, क्योंकि कृष्ण यहाँ खुद रास रचाते हैं रोजाना। आज भी भगवान ने कहा है कि वृंदावनम, एक सवाल मेरा, वृंदावनम परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति, मैं वृंदावन को छोड़ कर नहीं जाऊँगा। तो भगवान आज भी वृंदावन में है, तो यहाँ तो अनहोनी होनी नहीं। कि इस समय सरकारी जादूगरों की है,
तो इसमें तो कुछ कहना ही बेकार है। कुछ भी कर सकते हैं, एक रात में यहाँ महल भी बन सकता है। तो ये जादूगरों की सरकार है, तो इस समय तो इस विषय में कहना ही बेकार है। इसलिए सबको राम नाम पे छोड़ो, राधे नाम पे छोड़ो, और ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छा है ठाकुर जी से ये करें कि प्रशासन अधिकारियों को सद्बुद्धि दे, ताकत दे, भगवान इनको इतनी ताकत दे कि बहुत जल्दी ये बन करके तैयार हो जाए, और हम यही आशा करके कुंभ संपन्न हो जाए। संपन्न हो। और हम इनको अभी से धन्यवाद देते हैं कि अच्छी तरह से काम करें। आप बाद में धन्यवाद तो दोनों, हम पहले से धन्यवाद देने दे देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ चतुर्थ संप्रदाय के श्री महंत फूलडोल बिहारी बाबा जी हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चाओं का क्रम वही जारी है। महाराज जी, 22 दिन आज से रह चुके हैं कुंभ मेले को, क्या व्यवस्थाएं हैं अभी प्रशासन द्वारा और क्या क्या तैयारियां अभी तक संपूर्ण कर ली गई हैं? प्रशासन का काम बहुत ढीला चल रहा है जी। और अभी 25 दिन रहा है, जबकि 4 संप्रदाय का खालसा लगेगा, तीनों अनी का खालसा व्यवस्था सजाने में भी समय लगता है। और यहाँ हम लोग खालसा कैसे लगाएं जब तक पानी की व्यवस्था नहीं, लैट्रिन की व्यवस्था नहीं हो, प्रकाश की व्यवस्था नहीं, तो कैसे खालसा लें? इतना जल्दी कैसे व्यवस्था हो शासन को? इसलिए मैं शासन को यही कहता हूँ, जल्दी तुरंत मैं 25 मैं तभी ज़मीन लूँगा जब तक जितने ही इधर छोटे मोटे बने हुए हैं सब झोपड़ी हटा दें, तभी मैं ज़मीन को लूँगा। ज़मीन लेने के बाद तुरंत 4 संप्रदाय ज़मीन कटेगा, तीनों अनी का कटेगा, इनसे कट करके फिर जितने खालसा हैं उसको ज़मीन कटेगा। क्योंकि हमारा 4 सम्मुख सुप्रीम कोर्ट होता है और 4 संप्रदाय और तीनों अनी जो होता है वो शासन देखता है। वैसे हमारे ये हैं क्या हरिशंकर दास जी हैं और 13 वैत्याय के महंत भी आए हैं, रामस्वरूप दास जी और सुंदर दास जी हैं। ये लोग व्यवस्था देखेंगे किसको कितना ज़मीन है, कैसे ज़मीन, इसलिए शासन से अविलंब 25 तारीख को ज़मीन सुपुर्द करें। और जितने हैं यहाँ बैठे इधर उधर के वो माफिया जो मंदिर बना ले, झोपड़ी बना के, सबको हटाएं और ज़मीन एक्वायर करें। जल्द से जल्द ये 30 तारीख तक बिजली, पानी और लैट्रिन आदि की व्यवस्था कर दें तो हम लोग शुरू कर दें खालसा लगाना। अच्छा महाराज जी, एक सवाल, आप 30 तारीख की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी आज से 22 दिन रह चुके हैं। 22 दिन में अभी तक सड़कें बनी नहीं हैं, अभी तक बिजलियाँ आई नहीं हैं, लैट्रिन बाथरूम के लिए सीवर लाइन डली नहीं है, तो क्या लग रहा है कि कोई प्रशासन के पास जादू की छड़ी है, वो घुमाएगी तो सही हो जाएगा? शैल्याकांत जी से मैं कहा, नगेंद्र प्रताप जी से मैं कहा हूँ जो अविलंब इसको व्यवस्था करें। उन्होंने जो रास्ता पर मैं आज जल्दी व्यवस्था कर रहा हूँ, तो धैर्य हम लोग भी, प्रशासन से पैसा तो आ ही गया है। मैंने पत्र लिखा, शासन पर पैसा दिया, और तंबू के लिए कहते तंबू खालसा को तंबू लगे, उसका पैसा नहीं आया। नागेंद्र पता उस पैसा की व्यवस्था हो तो फ्री में कुछ तंबू 4 संप्रदाय तीनों अनी को दिया जाता है। वैसे आश्वासन दिया, मैं जल्दी जुदा से काम कर रहा हूँ, आप लोग आशीर्वाद जल्दी सफलता। इसलिए मैं कहूँगा शासन प्रशासन से जल्दी अविलंब व्यवस्था करें, बिजली, पानी और लैट्रिन की प्रथम व्यवस्था करें, वो फिर ज़मीन हमको दें। ज़मीन हम लोग सब महात्मा लोग आए हुए हैं, पूरे देश के आएंगे। महात्मा खालसा बनाने में समय लगता है, व्यवस्था करने में, तंबू लगाना, पंडाल लगाना, व्यवस्था कर। हम तो कहें जल्दी संक्रांति को दे, उसी समय सेवा हम लोग चालू कर देता है, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी वो व्यवस्था करें, यही मैं शासन प्रशासन अपेक्षा रखता हूँ। तो इस वक्त हमारे साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी मौजूद हैं। किस तरीके से इस पूरे कुंभ मेले की व्यवस्थाएं रहेंगी उनके ऊपर चर्चाएं करेंगे। महाराज जी, पहले तो किस तरीके की व्यवस्थाएं रहेंगी कुंभ मेले को लेकर, और कितने ऐसे हैं जो पंडाल लगाए जाएंगे यहाँ पर पहले स्टार्टिंग दौर में? देखिए, खालसा तो हमारे करीब 800 हैं, लेकिन कोरोना को देखते हुए लगभग 450 खालसा करीब यहाँ आने का उनका संकेत मिल चुका है। फ़ोन से भी चर्चा हो रही है और वो आ भी रहे हैं, तो जल्दी से उनको ज़मीन आवंटन की जाएगी। प्रशासन ज़मीन हमको दे रहा है और हम अपने अखाड़ों को, खालसाओं को, जगत गुरुओं को, महामंडलेश्वरों को, 4 संप्रदाय को, श्री महंतों को ज़मीन को आवंटन करेंगे। अभी तक क्या ज़मीन प्रशासन द्वारा या शासन द्वारा आप लोगों को दे दी गई? प्रशासन ने अपने कह दिया कि जहाँ जहाँ ज़मीन कौन सी आप रखना चाह रहे हैं हमको बता दीजिए। प्रशासन के इसमें कोई भी नहीं है। प्रशासन अच्छे से, बहुत बढ़िया से काम कर रहा है और सामंजस्य के साथ में काम कर रहा है। जैसे हम उन लोगों से कहते हैं उसी हिसाब से काम करता है, क्योंकि पिछली बार 2 घाट थे, अब के 5 घाट हुए हैं। 1 घाट पक्का बन गया है, 4 घाट कच्चे का निर्माण हुआ है। पहले से ज़्यादा सड़क बनी है, सुविधा ज़्यादा है, ज़मीन भी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे खालसाओं की संख्या भी पहले से 12 साल में बहुत अधिक बढ़ गई है।
पहले कम थे। हमारा भी 12 साल में एक साहू समाज का परिवार बढ़ता है, श्री महंत बनते हैं, जगत गुरु बनते हैं, महामल्लेश्वर बनते हैं। उस दृष्टि को देखते हुए हमको ज़मीन की ज़्यादा आवश्यकता थी, इसलिए प्रशासन ने हमारी मांग को उचित समझते हुए हमको ज़मीन को ज़्यादा आवंटन किया गया है। तो तमाम सारे लोगों से हमने इस पूरे पैनल में चर्चाएं की, जिसमें कि वृंदावन के नगर के गणमान्य व्यक्ति भी मिले, तो हमको संत समाज से भी वार्ता करने का मौका मिला। इसी के साथ में इस मेला के जो अध्यक्ष हैं, जो चतुर संप्रदाय के जो अध्यक्ष कहे जाते हैं, या मेला अध्यक्ष कह लीजिए उनको, जो संतों को भूमि आवंटित करेंगे, वह भी हमारे साथ मौजूद थे। उनसे भी चर्चाएँ की। इन सब चर्चाओं से निचोड़ दो मिलते हैं। सबसे पहला तो ये मिलता है कि जो संत समाज है वो कह रहा है कि हमें प्रशासन और शासन पर पूर्ण विश्वास है। एक तरफ वृंदावन के गणमान्य लोग कह रहे हैं कि क्या प्रशासन के पास में कोई जादू की छड़ी है जो कि वो 22 दिन में घुमाकर कुंभ मेले को संपन्न कर देगा। क्या होगा अब देखना तो 16 को ही पड़ेगा, क्योंकि 16 फरवरी को इस वृंदावन के कुंभ का शुभारंभ हो जाएगा। तो शुभारंभ के समय पर ही समझ में आएगा कि क्या व्यवस्थाएं अभी अधूरी हैं और क्या पूरी हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी वृंदावन के लोगों में और कहीं ना कहीं संत समाज के लोगों में भी एक कसस जरूर है, एक कह लीजिए कि एक दर्द जरूर है कि बहुत ही कम समय बचा है और प्रशासन अभी तैयारियां पूर्ण नहीं कर पाया है। तो ऐसे में अब 22 दिन बचे हैं। 22 दिन में क्या इस कुंभ मेले का रंग आता है और क्या इस कुंभ मेले की व्यवस्थाएं किस तरीके से सुचारू होती हैं, ये तो देखने वाला विषय है। क्या शासन बहुत जल्दी से तीव्रता के साथ इस पूरे काम को ख़त्म कर लेगा, या फिर कुंभ के साथ साथ में काम भी चलता रहेगा? ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ। अपने सहयोगी सुनील के साथ मैं बलराम शर्मा, मथुरा न्यूज़ 24।